पेपर के पैटर्न के बारे में बात करा, एग्जामिनेशन में ये पेपर कैसा आपको आएगा, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर, कुछ जानकारी, कुछ पढ़ने का पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेता है तो उसको एक बार स्ट्रेटजी तो कहीं ना कहीं मालूम रहता है, पता ही रहता है कि किस तरीके से कि पेपर को किस तरीके से एक एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। जितने भी बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है कि अपनी हैंड राइटिंग, सेल्फ हैंड रिटन नोटिंग्स वो कहीं ना कहीं टाइम टाइम पर डेवलप करते रहे। जब हम हैंड रिटन नोटिंग डेवलप करते हैं, अगर आपने नहीं किया, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने पहले ये करके ना देखा हो, बट जब जब हम सेल्फ हैंड रिटन नोटिंग डेवलप करते हैं तो हमारे रिवीजन का स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और साथ ही साथ वो टॉपिक पर हमारा कमांड भी स्टैब्लिश होता चला जाता है। जो स्ट्रेटजी लगा करके जनरली बच्चा सीएस एग्जीक्यूटिव में पास करता है, मोरलेस वही स्ट्रेटजी हम सीएस प्रोफेशनल में फॉलो करेंगे। पढ़ने के लिए हमारे पास स्टडी में कंपोनेंट क्या क्या होंगे। कंपोनेंट की बात करें तो आपका आईसीएसआई का जो प्रिस्क्राइब मटेरियल है वो सारा मटेरियल हम लेके चलेंगे, लेटेस्ट मटेरियल रखेंगे अपने साथ। मान के चलो आपको रजिस्ट्रेशन कराए हुए टाइम हो गया, 1-2 साल का टाइम अगर हो चुका है, आपके पास पुराना मटेरियल है, तो लेटेस्ट मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल आप आईसीएसआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट रहेगा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, वो कहीं ना कहीं हम टाइम टाइम पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तीसरा जो हमारा मेन, जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र रहेगा, वो हमारी खुद की सेल्फ हैंड रिटन नोटिंग होगी। ये नोटिंग डेवलप कराने में मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपके लिए नोटिंग डेवलप करता रहूंगा टाइम टाइम पर और आपको उसी से स्टडी कराता रहूंगा, जिससे क्लास के साथ साथ आपकी खुद की नोटिंग भी डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को भी कुछ नोटिंग या कुछ अलग तरीके से डेवलप करना चाहिए, मेरे को भी कुछ अपने लैंग्वेज में इसका शॉर्ट नोट्स और डेवलप करना चाहिए, तो वो भी आप साथ ही साथ आप कर सकते हैं। मेन थिंग इज दैट मैं टाइम टाइम पर आपको नोटिंग सर्कुलेट करता रहता हूँ, तो कभी भी किसी भी नोटिंग का आपने प्रिंट नहीं लेना, सेल्फ में कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हम इस सब्जेक्ट्स में या किसी भी सब्जेक्ट्स में लेकर के चलेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है बच्चों हमारा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये हमने स्टार्ट करना है। और बैच टाइमिंग के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो बैच टाइमिंग रहेगा सीएस प्रोफेशनल के लिए, या रहता है एज यूजुअली, वो मॉर्निंग टाइम में रहता है, जिस टाइम पर बच्चा अप्रोक्सीमेटली 10 बजे तक लास्ट टू लास्ट फ्री हो जाए और आराम से फिर अपने कोई ट्रेनिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं या कोई ऑफिशियल वर्क है या वो जॉब करना चाहता है तो वो इजीली कर पाए। दैट मीन्स सीएस प्रोफेशनल की आपकी क्लासेस मॉर्निंग में 6:30 से स्टार्ट हो जाएंगी और लास्ट टू लास्ट आपका क्लासेस का जो बैच की टाइमिंग्स रहेंगी वो 10 बजे तक जाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए एक एडवांटेज है कि हम मॉर्निंग में अपना सारा स्टडी रिलेटेड वर्क कंप्लीट करके अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर जा सकते हैं, अपने वर्क पर जा सकते हैं। दैट मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप ट्रेनिंग ऑफिस वगैरह आप नहीं जाते, अगर आप ट्रेनिंग में अभी नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ जॉब भी नहीं करते, तो डे टाइम में आप अपनी जो भी स्टडी है उससे रिलेटेड सारे के सारे एस्पेक्ट को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जब मैं शुरुआत करूंगा बच्चों, तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि रीस्ट्रक्चरिंग किसे बोला जाता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की तो बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग क्या होगा, इसके लिए यहां पर आपको शॉर्ट समराइज वे में नोटिंग डेवलप किया हुआ, इसमें मेंशन है, इट मींस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, किसी भी संस्था को रीऑर्गेनाइज करना एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा यहां पर बोला गया कि जब जब हम रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे रीस्ट्रक्चरिंग में, तो एक कंपनी को भी रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है या इसके साथ साथ हम किसी अनदर एंटिटी की भी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा जो रीऑर्गेनाइज किया जाएगा वो कंपनी को ही रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, कोई भी अनदर एंटिटी भी रीऑर्गेनाइज हो सकती है
जब जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग, क्या जरूरत है, ना करें ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन तो कोई समस्या। दैट मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई एस्पेक्ट होना चाहिए, और वो क्या है। क्योंकि हो सकता है कि जो अभी हमारी संस्था चल रही है उसमें बेहतर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट बेटर निकले, हम चाहते हैं कि हमारी संस्था में एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको जो पहले जो एस्पेक्ट हैं, पुराने जो एस्पेक्ट्स हैं, उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उनको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इट मीन्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी और एंटिटीज विद अ व्यूज टू अचीव ग्रेटर एफिशिएंसी। साथ ही साथ जब जब हम ग्रेटर एफिशिएंसी की बात करते हैं, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा, और एफिशिएंसी कब बढ़ेगा, जब इनपुट आउटपुट रेशो बेहतर होंगे, मतलब सेम इनपुट देने पर आउटपुट बढ़ जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इन्होंने बोला जब रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है तो एफिशिएंसी तो हम बढ़ाना ही चाहते हैं, साथ ही साथ में हम प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं। अगला मुद्दा इन्होंने रखा कि कहीं ना कहीं चेंजिंग मार्केट है, मार्केट सिनेरियो टाइम टाइम पर चेंज होते रहते हैं, और आपको बेहतर कंपटीशन देना है और अपने मार्केट शेयर को अगर बनाए रखना है तो कई बार आपको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत हो सकती है। तो जब जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट करना चाहते हैं। जो पुराने प्रोसेस हैं, अगर वो हमारा बेहतर एफिशिएंसी हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमको कुछ संस्था में नए प्रोसेस, नए तरीके से रीस्ट्रक्चर करके लगाने होते हैं, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और साथ ही साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती चली जाए। अब अगले मुद्दे की मैं बात करता हूं। जब जब हम बच्चों रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, जब जब बच्चों हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, जब जब हम ग्रोथ की बात करते हैं बेसिकली संस्था का, तो ग्रोथ भी दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। पहली ग्रोथ की हम बात करेंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरा रहता है हमारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जैसे कि मैं आपको स्टडी करा रहा हूं तो वो मैं आपको एक ऑर्गेनिक तरीके से मैं यहां पर स्टडी करा रहा हूं। ऑर्गेनिक तरीका हमारा जो ट्रेडिशनल वे आउट होता है, ट्रेडिशनल वे आउट के थ्रू चीजें हमारे माइंड में फटाफट से सेट हो जाती हैं और लंबे टाइम तक वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स चलते रहते हैं। जब जब हम ऑर्गेनिक वे आउट से काम करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम लगने के बाद वो काम बहुत अच्छा होता है। वो उसमें सफलता मिलना कहीं ना कहीं हमारे लिए 100% हमारी सक्सेस को वर्क हमारा 100% इंश्योर कर देता है। तो ट्रेडिशनल वे आउट बोलो आप या ऑर्गेनिक वे आउट बोलो, वो सारे के सारे वे आउट कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं। जो देसी तरीके जो बेसिकली होते हैं वो अच्छे होते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक वे आउट भी हो सकते हैं एक संस्था को डेवलप करने के, जिसमें हम कुछ ऐसे शॉर्टकट लगाते हैं जिनकी वजह से हमको ग्रोथ देखने को मिले, एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाए और हमारी एंटिटी का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए। तो मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कनेक्ट किया बच्चों ट्रेडिशनल से और साथ ही साथ मॉडर्न वे आउट से, शॉर्टकट फॉर्मूले से। जब हम अपनी संस्था में ग्रोथ चाहते हैं तो एक नेचुरल तरीके से ग्रोथ मिल सकती है, या फिर हम जब अपनी संस्था की ग्रोथ की बात करते हैं तो वही ग्रोथ हमको एक डिफरेंट शॉर्टकट तरीकों से मिल सकती है। जब ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करेंगे बच्चों तो यहां पर क्या होता है कि हमने अपने बिजनेस में जो नॉर्मल तरीके होते हैं उनको अडॉप्ट करना होता है। हमने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को धीरे धीरे बेहतर बनाना होता है। हमने बेटर एडवर्टाइजमेंट के साथ मार्केट शेयर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना होता है, और अपनी संस्था पर ही हम फोकस कर रहे हैं, अपनी संस्था के मैनेजमेंट पर हम फोकस कर रहे हैं, अपनी संस्था की टेक्नोलॉजी पर हम फोकस कर रहे हैं और उसको बेटर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वालिटी और कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग, अगर ये सारी चीजें बेहतर तरीके से काम करेंगी तो हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है। दूसरा इन्होंने बोला कि एक तरीका होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या करते हैं कि हमने काम नहीं किया उतना ज्यादा, लेकिन हम वेरियस रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, डिफरेंट कंपनी के आपस में मर्जर के थ्रू हम वेरियस एडवांटेज को गेन करना चाहते हैं, और उस दौरान भी हमको ग्रोथ देखने को मिलता है। हो सकता है हमको बहुत बड़ा या बहुत लंबे टाइम तक काम करने का अनुभव ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन हम किसी एक्सपीरियंस्ड कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं
तो हमको वो सारा एक्सपीरियंस वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मिल जाता है। उस पर्टिकुलर कंपनी ने जिस तरीके से बिजनेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे उसे बिजनेस करने के दौरान, वो सारे के सारे एस्पेक्ट, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस हमको मर्जर होते ही कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। कैसे उस संस्था को मैनेज करना है, कैसे हम उसमें बेटरमेंट कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है बिजनेस करने में, वो सारी प्रॉब्लम्स हमको उस एग्जिस्टिंग एंटिटी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिल सकते हैं। तो जब जब ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करें तो हम मेहनत करे जा रहे हैं और उसके बाद हमको आउटकम मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये एक नॉर्मल वे आउट है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करके कुछ एडवांटेज जनरेट कर सकते हैं। तो जब जब हम बात करते हैं पढ़ाई को लेकर के, तो पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनिक टेक्निक लगानी पड़ती है, लेकिन इनऑर्गेनिक टेक्निक कभी कभार धोखा दे जाती हैं, हमें चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते हम चीज़ों को उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता है। और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करेंगे, अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे लिए खड़ी कर देता है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब फास्टेस्ट ग्रोथ है, जल्दी स्पीडी ग्रोथ है, और ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करते जा रहे हैं। तो सेम वे यहां पर हमने बोला कि ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। हियर द बिजनेस में बी ग्रो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, साथ ही साथ हियर ग्रोथ डिपेंड ऑन अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस इन लॉन्ग पीरियड। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, हमारी सर्विसेज क्या है, ये लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ती है, यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ हमें अराइज हो सकता है। दूसरा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करेंगे तो मैंने आपसे बोला कि हम वेरियस संस्थाओं के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज के साथ अपने मर्जर कर लेते हैं, अमलगमेशन कर लेते हैं। टेक्निकल टर्म बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इन सारे मुद्दों को। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम किसी भी एंटिटी के साथ मिल जाते हैं तो उसे हम बेसिकली बोल सकते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू भी हम ऑर्गेनिक ग्रोथ को इनऑर्गेनिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस ग्रो इधर भी करेगा, बिजनेस ग्रो इधर भी करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम लगेगा। इधर हम बात करें, हियर द बिजनेस में ग्रो इंस्टेंटली बाय एक्सपेंशन इन द वर्कफोर्स। जब एक संस्था दूसरी संस्था के साथ मिलती है तो उनके काम करने वाले एम्प्लॉइज में कहीं ना कहीं एक्सपेंशन देखने को मिलता है, वर्कफोर्स में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, और वो वर्कफोर्स मिल करके बहुत बेहतर तरीके से जब काम करती है तो प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली अराइज होता है, कस्टमर बेस भी मिल जाता है। हो सकता है किसी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, किसी कंपनी का कस्टमर बेस अच्छा हो, और दोनों एंटिटी अगर वो मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं एक ह्यूज प्रॉफिट कमाया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला रिसोर्स रेवेन्यू ड्यू टू द रीस्ट्रक्चरिंग। कई बार हमारे पास रिसोर्स नहीं होते, कई बार कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू कम होते हैं, तो जब संस्थाओं की रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो उस दौरान दो एंटिटी मिल करके सिनर्जेटिक एडवांटेज ले सकते हैं। दैट मीन्स हम बात करेंगे, आपने एक कहावत सुनी होगी, 1 और 1 11। जब दो पर्सन अलग अलग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिंगल पर्सन के इक्विवेलेंट काम करेंगे, और कई बार दो पर्सन जब मिलके काम करते हैं तो वो 11 के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स उनका परफॉर्मेंस बढ़ करके आता है। तो दैट इज नोन एज सिनर्जी एडवांटेज। जब संस्थाएं आपस में मिलती हैं तो सिनर्जी एडवांटेज की वजह से भी हमारा ग्रोथ काफी हद तक देखने को मिलता है। जल्दी से बच्चों मेरे को बताइए, क्या आपको रीस्ट्रक्चरिंग समझ में आया? क्या आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ समझ में आया? जल्दी से अपनी स्क्रीन पर टाइप कर दें ऑल क्लियर। जल्दी से अपनी स्क्रीन पर टाइप कर दें ऑल क्लियर। और जो भी बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि बच्चों, आपकी क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड एंड फेस टू फेस तीनों ही मोड में आपको अवेलेबल रहेगी। ऑल 3 मोड्स आर अवेलेबल, जहां पर लाइव में भी आप इंस्टेंटली डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ में फेस टू फेस में भी आ सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपको तैयार होकर के क्लासरूम पहुंचने का इस टाइम पर कैपेबिलिटी है तो फेस टू फेस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लाइव और फेस टू फेस दोनों में से कुछ भी कवर नहीं कर पा रहे तो आपको गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, ओटीटी फॉर्मेट, डिफरेंट मोड में बच्चों आपको प्रोफेशनल की रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो 2 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। यहां पर हमने बात करा ऑर्गेनिक ग्रोथ लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है, मेहनत करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ता है,
और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं हम शॉर्टकट लगा देते हैं। वेरियस एंटिटीज आपस में मिलकर के सिनर्जी एडवांटेज लेते हुए अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं और साथ ही साथ ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला हैंस वी कैन कंक्लूड दैट रीस्ट्रक्चरिंग इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस। दैट मीन्स जब जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का। तो ये सारा पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में कई बार प्रोफेशनल लेवल पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और लास्ट में लिख दिया जाता है कमेंट, वर्ड आपको मेंशन कर दिया जाता है, जैसे रीस्ट्रक्चरिंग इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस, ब्रीफली कमेंट। ऐसा करके 5 नंबर में आपको क्वेश्चन बना करके दे दिया। अब रीस्ट्रक्चरिंग एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, इस बात को तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, लेकिन आपने अब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ऐसा आंसर आपको बना करके देना पड़ेगा। तो विद इन अ पेज आप क्या बताएंगे जब ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, जब ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाए, तो आप पहले समझाएंगे रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, फिर समझाएंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे हैंस वी कैन से दैट कि रीस्ट्रक्चरिंग इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो ये आपका एक वे आउट रहेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट था हमारा रीस्ट्रक्चरिंग, फर्स्ट पॉइंट था हमारा रीस्ट्रक्चरिंग। ये जो नोटिंग है आपको जब मैं क्लास के दौरान समझा रहा होता हूं तो बहुत अच्छे से समझते जाना है, फोकस करते जाना है। कई बार आपकी कैपेसिटी अगर ऐसी है कि समझते समझते आप नोट कर लेते हैं, टाइम आपको उतना मिल जाता है तो नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नोटिंग अगर आपका किसी भी तरीके से रह रहा है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस अपलोड होंगी वैसे वैसे आपको आपकी ड्राइव पर नोट्स भी अपलोड होते जाएंगे, जहां से आप इजीली इन नोट्स को कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपसे बोलूंगा फोटोकॉपी वाला शॉर्टकट नहीं लगाना। मैं जानता हूं कि बड़े सारे प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स जॉब में होते हैं, बड़े सारे प्रोफेशनल के स्टूडेंट कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है, टाइम कम मिलता है उनको। लेकिन स्टिल आपको प्रयास करना है कि जितना आप खुद की हैंड राइटिंग में इसे नोट करोगे दैट इज वेल एंड गुड। तो प्रयास करना है इसे कॉन्टिन्यूस नोट करने का। क्लास के साथ साथ अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए अच्छे से। जब मैं नोट कर रहा हूं तो वो तो आप नोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ नोटिंग तो उस दौरान आप उसे बाद में नोट कर लीजिए, या अगर पॉसिबल है तो साथ में कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे बच्चों, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात करेंगे। अब तक मैंने बात करी थी सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग, और रीस्ट्रक्चरिंग किसी भी संस्थाओं की हो सकती है, चाहे वो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड तो सिर्फ इतना बताता है कि किसी भी एंटिटी में कोई बदलाव, कोई रीअरेंजमेंट, कुछ चेंजेस हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बच्चों जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है तो वहां पर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जो एंटिटीज होती हैं उनमें कुछ ना कुछ हम बदलाव करने का प्रयास करेंगे, उनके प्रोसेस में कुछ रीडिजाइन करने का प्रयास करेंगे, उन कंपनी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उनको बदलने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने बोला कि जब जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी के किसी एक एस्पेक्ट या एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स को रीडिजाइन करना, बदलाव करना, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी जब परचेज करेगी तभी रीस्ट्रक्चरिंग बोला जा सकता है, या एक एंटिटी खत्म होगी, एक कंपनी खत्म होगी, दूसरी कंपनी उसे अपने में मिला लेगी तभी रीस्ट्रक्चरिंग बोला जा सकता है। आप अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में मेजर चेंजेस कर रहे हैं, आपने अपने काफी सारे प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करके अगर उसे लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि डिवेंचर में भी कन्वर्ट किया ना, तो ये मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। काफी हद तक हम कह सकते हैं कि हो सकता है आपको प्रीफरेंस को ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता हो डिविडेंड का, और डेब्ट को कम परसेंटेज में आपको पेमेंट करने पड़ते हैं। तो आपने प्रीफरेंस से मेजर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम करने के बाद अगर आपने डेब्ट इशू किया तो यह भी एक तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग ही है, रीडिजाइनिंग ही है।
रीडिजाइनिंग किसी भी प्रोसेस से कनेक्टेड हो सकती है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के द्वारा एक्वायर किया जा सकता है। साथ ही साथ में कंपनी की बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल पोजीशन में भी मेजर चेंजेस, मेजर बदलाव, असेट्स के स्ट्रक्चर में भी जो मेजर चेंजेस होते हैं उनको भी हम रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में ला सकते हैं। आगे इन्होंने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी। It is the process of redesigning one or more aspects of company that is known as corporate restructuring. Here companies can consolidate its business operation with another company. मैंने आपसे बोला था रीस्ट्रक्चरिंग में एक कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन दूसरी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन के साथ आपस में कंसोलिडेट किए जा सकते हैं, मर्ज किए जा सकते हैं, मिलाए जा सकते हैं, साथ में उन्हें कलेक्टिवली लेके चला जा सकता है। तो जब एक कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिए जाएं और उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स बेहतर हो जाएं, इंप्रूव्ड हो जाएं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, शॉर्ट टर्म की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, कॉम्पिटिटिव पोजीशन डेवलप हो जाए तो उसे भी हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में लेकर के आएंगे। तो कंपनी के किसी भी एस्पेक्ट में बदलाव कह सकते हैं या फिर एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो बिजनेस ऑपरेशन कंसोलिडेट कर दिया गया, उस कंसोलिडेशन को भी, उस बिजनेस ऑपरेशंस को कंबाइंडली लेकर के चलना भी रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में आएगा। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारी वेरियस पोजीशन इंप्रूव होती है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंप्रूव होती है, साथ ही साथ हमको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में ये सारे एडवांटेज मिलते रहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है एक कंपनी का कस्टमर बेस बहुत जबरदस्त हो, काफी बड़ा हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा ना हो, और दूसरी कंपनी का हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेहतर है बट उसके के पास कस्टमर एडवांटेज नहीं, कस्टमर बेस नहीं है। तो दोनों कंपनी अगर मिल करके काम करेंगी तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो मार्केट में धूम मचा देंगी। हो सकता है एक कंपनी मार्केटिंग कंपनी हो, बहुत अच्छी कंपनी हो, वो सेल्स में उसका एक्सपर्टाइजेशन लेवल जबरदस्त हो, लेकिन दूसरी कंपनी का प्रोडक्शन बेहतर हो, तो इन दैट पर्टिकुलर केस प्रोडक्शन करने वाली कंपनी और मार्केटिंग और सेल्स करने वाली कंपनी दोनों आपस में मिल जाएं तो भी वो मार्केट में काफी बेहतर कर सकते हैं, काफी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। तो जब जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जाती है तो पहला पॉइंट रीडिजाइन कर देना, एक या एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट, एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जब कंसोलिडेशन हो जाए, दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाए, तो भी उसे कहीं ना कहीं हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं संस्थाओं की पोजीशन इंप्रूव होती है या उनकी पोजीशन कॉम्पिटिटिव होती है इन केस ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जब बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की तो इन्होंने बोला इट प्ले अ मेजर रोल। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली काफी बड़ा रोल प्ले करता है इनेबलिंग एंटरप्राइज टू अचीव। यानी कि जब जब हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे मुद्दों की अगर हम बात करें, पहला रहेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे आपने कई बार मार्केट में गए होंगे, सामान भी खरीदते होंगे अपने फैमिली के लिए। जैसे किसी शॉप पर आप आटा लेने जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई साहब 50 ग्राम आटा देना, तो कई बार वो जो किलो वाले रेट हैं उसके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ डील नहीं करेगा। तो 50 ग्राम चाहिए, पता नहीं किस लिए चाहिए, तो वो कई बार हो सकता है आपसे 10 रुपए मांग ले, उसके 20 रुपए मांग ले, जो भी उसका मन करेगा, कई बार वो कुछ भी बोल सकता है। तो रेट्स में काफी वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारा 50 ग्राम या 100 ग्राम आटा 20 रुपए का हो गया तो इन दैट पर्टिकुलर केस 1 kg 200 रुपए का उस दौरान हो जाएगा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर हम बात करेंगे, जब जब दो संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो उनका जो लेवल होता है काम करने का काफी बड़ा हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स यानी कि वर्किंग जो उनके काफी लार्ज लेवल पर होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं, तो उनको छोटी छोटी परचेज नहीं करनी पड़ती। जब छोटी छोटी परचेज नहीं करनी पड़ती तो प्रोडक्ट काफी सस्ता उन्हें मिल जाता है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका कैपिटल बेस अगर अच्छा नहीं है और आप बैंक में जा रहे हैं, आपके पास 1-2 लाख का कैपिटल बेस है, तो हो सकता है आपको बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार ना हो। जब 10-20 हजार करोड़ का आपका कैपिटल बेस होगा तो मे बी पॉसिबल बैंक मैनेजर खुद चल के आपकी संस्था में आए कि आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़े तो मेरे को कॉल करके बुला लिया,
मैं उधर ही आपसे मिलूंगा और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट उन्हें समझ करके आपको फंड प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो बड़े लेवल पर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली काफी सारे एडवांटेज मिलते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। छोटे लेवल पर कॉस्ट हमको ज्यादा पड़ती हैं, हमारी इकोनॉमीज कहीं ना कहीं हम अटेन नहीं कर पाते। इकोनॉमीज का मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर सस्ता लेकर के चल रहे हैं। स्केल के अकॉर्डिंगली हमारे लिए प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सस्ती होती चली जाती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हम अचीव कर पाते हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा संस्थाएं कई बार जब आपस में मर्ज होती हैं तो काफी बड़े लेवल पर वर्किंग हो पाता है। दूसरा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। छोटी संस्था है, सिंगल और इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर कोई एंटिटी काम कर रही है तो शायद वो कंपटीशन ग्लोबल लेवल पर ना दे पाए। लेकिन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने के बाद अगर संस्थाएं आपस में मर्ज होती हैं तो ग्लोबल लेवल पर भी कॉम्पिटिशन आपको क्रिएट कर पाती है। अगले मुद्दे की हम बात करते हैं, राइट साइज ऑफ एंटिटीज। राइट साइज ऑफ एंटिटीज, दैट मीन्स जब जब हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो कई बार छोटे साइज में हम काम कर रहे हैं, उससे हमारे बेटर आउटपुट्स नहीं निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको किस लेवल पर काम करना चाहिए, अपना साइज क्या रखना चाहिए, आपका अपना वर्किंग स्टाइल क्या रखना चाहिए, अपना प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना रखना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट। रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, जब जब हम बात करेंगे दो एंटिटी के फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो दोनों को अलग अलग फैक्ट्री हायर करनी पड़ेंगी, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, फैक्ट्री में मशीनरी अलग अलग लगानी पड़ेगी, फैक्ट्री के मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट अलग से अपॉइंट करने पड़ेंगे। ओवरऑल फैक्ट्री को चलाने की कॉस्ट या किसी भी टाइप के ऑपरेशन को चलाने की कॉस्ट बढ़ जाएंगी। लेकिन जब वही दो संस्थाएं आपस में मिलकर के एक ही जगह पर प्रोडक्शन करेंगे तो अपनी रिसोर्स का ऑप्टिमम बेनिफिट ले सकते हैं, फुल एडवांटेज ले सकते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे कि जब जब हम बात करते हैं कि कॉस्ट कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। दो अलग अलग संस्थाओं की फिक्स कॉस्ट एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन क्रिएट करेंगी, और वही फिक्स कॉस्ट जब एक संस्था की होगी और हमारी जो वर्किंग बढ़ जाए, हमारा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उससे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। तो रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट या फिर हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि संस्था में हमारे वेरियस ऑपरेशन से रिलेटेड हमको खर्चे करने पड़ सकते हैं, हमको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे करने पड़ सकते हैं। तो हर एक टाइप की कॉस्ट आपकी कहीं ना कहीं सिनर्जी बेसिस पर दोनों एंटिटीज के कंबाइंड होने की वजह से कम होती चली जाएंगी। हम बात कर रहे हैं मेजर रोल्स इन इनेबलिंग एंटरप्राइजेस टू अचीव। मेजर रोल्स बेसिकली कि कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, तो बेसिकली ये क्या क्या मेजर रोल प्ले करेगी जिससे कि संस्थाएं वेरियस एस्पेक्ट्स को अचीव कर पाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, अगर हम असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करें तो नए सिरे से उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। जितने असेट्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो असेट्स आप रख पाते हो, साथ ही साथ में लाइबिलिटीज को भी कहीं ना कहीं आप सिस्टमेटिकली मेंटेन कर पाते हो कि उसमें से आपको लाइबिलिटी किस फॉर्म में रखना है। जैसे कि मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था आपको, तो मैंने बोला था अगर आपको लगता है कि आपके प्रीफरेंस शेयर्स पर आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ता है तो प्रीफरेंस शेयर्स को बच्चों रिडीम कर लो, और प्रीफरेंस शेयर्स को एक बार रिडीम कर लेंगे आप तो उसकी जगह पर आप डिवेंचर इश्यू कर सकते हो। डिवेंचर का कॉस्ट सस्ता पड़ता है, लेकिन दोनों का प्लस माइनस दोनों के पॉइंट होते हैं। डिवेंचर्स जब हम कहीं ना कहीं मार्केट में इशू करते हैं तो शायद हमको लोन सस्ता पड़ जाता है एज कंपेयर टू प्रीफरेंस शेयर, बट समस्या वाली बात यह है कि डिवेंचर्स के केस में एक फिक्स बर्डन आ जाता है, क्योंकि डिवेंचर का इंस्टेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रीफरेंस का डिविडेंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। तो प्रीफरेंस इश्यू करने में थोड़ा रिस्क कम है और साथ ही साथ डिवेंचर इश्यू करने में कॉस्ट कम पड़ता है। तो कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन हम एसेट्स का भी कर सकते हैं, इवन दो लाइबिलिटीज का भी कर सकते हैं। जब दो संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं
तो बेहतर एक्सपीरियंस आता है और बेहतर एक्सपीरियंस की वजह से कई बार आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी डेवलप होती है। दो संस्थाएं मिलकर के काम करेंगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, रीस्ट्रक्चरिंग होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ ही साथ में बच्चों मार्केट शेयर और हमारी ब्रांड पावर भी बेहतर बनती चली जाती है। कई बार माइंड में क्वेश्चन उठता है कि सर ब्रांड क्या है, कैसे बनता है। जब जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड टेक्निकल और देसी भाषा में बात करें तो पब्लिक के माइंड में एक इमेज छोड़ देना, दैट इज नोन एज ब्रांड। ब्रांड कुछ चीजें बना देने से, ड्रॉ करने से नहीं बन जाता या लिखने से नहीं बन जाता। पब्लिक के माइंड में आपकी इमेज कैसी है, और अगर वो इमेज पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है। पब्लिक किसी प्रोडक्ट को अगर परचेज करना चाहे तो उस प्रोडक्ट का नाम लेने के बजाय अगर वो आपका नाम लेना स्टार्ट कर दे तो समझो कि आपका ब्रांड बेहतर बन रहा है। पब्लिक को सीएस का क्लास करना है तो सीएस का क्लास मतलब सीएस प्रीति सिंह क्लासेस समझना चालू कर दे तो समझो कि सीएस प्रीति सिंह क्लासेस का ब्रांड बन रहा है। आपने नूडल्स खरीदने होते हैं बच्चों, नूडल्स में मैगी, नूडल्स बोलने के बजाय आप बेसिकली क्या बोल देते हो कई बार, मैगी, कि मैगी देना भाई साहब, तो बेसिकली आपके दिमाग में वो मैगी ब्रांड जो है प्रिंट है। आप चाहते ना चाहते हुए भी नूडल्स ना बोल करके मैगी बोल देते हो और सामने वाले शॉपकीपर के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आपको कोई दूसरे ब्रांड का मैगी, आप दूसरे ब्रांड का आपको नूडल्स आपको प्रोवाइड कर दे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम बात करते हैं जब दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं तो मार्केट बेहतर कर पाते हैं, उनका मार्केट शेयर बेहतर हो जाता है और ह्यूज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू उनका ब्रांड पावर भी बढ़ जाता है, उनका ब्रांड भी बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। अगेन हम बात करेंगे जब जब रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो सिनर्जेटिक एडवांटेज हमको मिलते हैं। अगेन जब जब मैं सिनर्जेटिक की बात करूंगा तो हमेशा याद रखना बच्चों 1 और 1 11, दो अलग अलग पर्सन जितना आउटपुट निकालते हैं अगर दोनों मिलकर के साथ काम करें तो आउटपुट हमारा कई बार डबल भी हो जाता है। यानी कि लेट सपोज मिस्टर ए 10 यूनिट बना रहे हैं, मिस्टर बी 10 यूनिट बना रहे हैं, टोटल 20 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ए और बी मिलकर के काम करते हैं तो वो 30 यूनिट का प्रोडक्शन कर देते हैं, तो वो 10 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इज नोन एज सिनर्जेटिक एडवांटेज। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से आपको बड़े सारे फायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी आज के टॉपिक में कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, बेसिकली प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग द वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। जब जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो ये कंसोलिडेट कर देता है वेरियस बिजनेस ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी। साथ ही साथ में यहां पर हमारे इंप्रूव्ड और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलते हैं इवन दो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो मेजर रोल प्ले करता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के संबंध में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के रिलेशन में, और साथ ही साथ राइट साइज ऑफ द एंटिटी। कई बार क्या होता है कि बेटा राइट साइज ऑफ द एंटिटी की अगर हम बात करते हैं, मान के चलो आपको कैपिटल की जरूरत है 10 लाख, लेकिन आपके पास कैपिटल है, कैपिटल बेस है वो 1 लाख का है। आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं आपको ह्यूज फंड की जरूरत है, लेकिन आपके पास फंड नहीं है, वो फंड कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं दो एंटिटी आपस में जब मर्ज होंगे तो वो कैपिटल बेस भी आपका बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल साइज आपके ऑपरेशंस का जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर कैपिटल बेस नहीं है आपके पास तो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। दूसरा, जब जब हम बिजनेस करना चाहते हैं, जब जब हम अपनी एंटिटी को चलाना चाहते हैं, जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, संस्था को चला रहे होते हैं, तो हमको ह्यूज मार्केट शेयर रिक्वायर्ड होता है कि हमारा मार्केट शेयर इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं। लेकिन उन टारगेट्स को या तो हम हार्डवर्क करके अचीव कर सकते हैं या इनऑर्गेनिक वे आउट से भी अचीव कर सकते हैं, 2-3 एंटिटीज को आपस में मिलाया। यस या नो? या तीसरा पॉइंट रखो, बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ कम करने की बात कर लेते हैं। लेट सपोज ह्यूज कैपिटल है और उस कैपिटल का आप एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई ऐसी कंपनी एक्वायर कर लो जिसमें कैपिटल ना हो लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी बेहतर हो। तो कैपिटल बेस किसी के पास है, टेक्नोलॉजी किसी के पास है, तो ओवरऑल जो आपके एंटिटी का ऑप्टिमम साइज इन एवरी
एस्पेक्ट्स, चाहे वो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या असेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इनको एक तरीके से वो राइट वे में मैनेजमेंट इनका हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा अभी राइट साइज ऑफ द एंटिटीज। अगला वेरियस कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। तीसरा रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है असेट्स और लाइबिलिटी का। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है और साथ ही साथ मार्केट शेयर और ब्रांड पावर भी इंप्रूव होती है और सिनर्जेटिक एडवांटेज भी मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे, सो इट इज अ कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस। छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, काफी डिटेल्ड प्रोसेस है, कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस है, बड़े सारे एस्पेक्ट इसमें शामिल होते हैं। ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग अ कंपनीज बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टू एड्रेस द चैलेंज एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। इनका कहना है कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्रेहेंसिव का मतलब इसमें बड़े सारे काम होते हैं। ये जो बड़े सारी वर्किंग है, बड़े सारे काम है, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि शेयर होल्डर की वैल्यूज को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटीज को बढ़ाना है, चैलेंजेस को मीट आउट करना है। और जब जब इन सारे एस्पेक्ट्स को हम अचीव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चेंज करने पड़ते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल्स, मैनेजमेंट टीम चेंज करनी पड़ सकती है कई बार, या कई बार फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर्स करने पड़ सकते हैं। तो जब जब हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करें या फिर मैनेजमेंट में रिस्ट्रक्चरिंग करें या बिजनेस में रिस्ट्रक्चरिंग करें, ये सारे के सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आपके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आ जाते हैं, जिससे कि आपके कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होते हुए आप वेरियस चैलेंजेस को मीट आउट कर पाते हो और अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ा पाते हो। तो एक तरीके से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमारा एक कॉम्प्रेहेंसिव चेंज बोला जाता है। बच्चों जब जब मैं आपको सीआर पढ़ाऊंगा तो बार बार हम बात करेंगे दो एस्पेक्ट्स के बारे में। एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी का ओवरऑल कैपिटल आपने किस किस सोर्स से, कंपनी में जो ओवरऑल फंडिंग हो रखी है वो किस किस सोर्स से हो रखी है, चाहे वो सोर्स लॉन्ग टर्म भी हो सकती है या शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। सिंपल शब्दों में कहें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सारी की सारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को शो करती है। उसमें किसी भी तरीके का बदलाव, किसी भी तरीके का मेजर चेंज, जैसे कि ऐसे तो हमारा छोटा मोटा चेंज तो ईच एंड एवरी टाइम होता रहता है, जैसे गुड सेल हुआ, क्रेडिटर चेंज हो गए तो क्रेडिटर भी लायबिलिटीज में आते हैं। तो कहीं ना गुड्स परचेज हुआ, क्रेडिटर चेंज हो गए और क्रेडिटर भी कहीं ना कहीं लायबिलिटीज में आते हैं। तो अगर क्रेडिटर लायबिलिटीज में आ रहे हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में तो बदलाव हर एक सेकंड, हर एक मिनट पर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मेजर चेंज नहीं होते। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बदलाव भी आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आ जाता है। और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक तरीके से जब जब आपको फील करना हो तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को फील कर लेना। लेकिन जब जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो हमेशा फोकस किया जाता है कि संस्था में डिप्लॉय होने वाले वो फंड या संस्था में लगाए जाने वाले वो फंड जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म लोन की बात करते हैं, जैसे कि हम डिवेंचर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो इन्होंने बोला सो इट इज द कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस। जब जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस होगा। और इस कॉम्प्रेहेंसिव प्रोसेस में बेसिकली करना क्या होता है, सिग्निफिकेंटली चेंजिंग अ कंपनीज बिजनेस मॉडल या फिर मैनेजमेंट टीम या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्यों करते हैं ऐसा? टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। तो पॉइंट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, यहां तक किसी भी टाइप का कोई समस्या, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम या यहां तक समझ आया तो जल्दी से ऑल क्लियर टाइप करें। फिर बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ, नीड एंड स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हम क्यों कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को एक एक करके बात करेंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, नीड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो भी आंसर आपको यही देना है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो भी आंसर आपको यही देना है। कई बार आपसे यह पूछा जाए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग,
तो भी आपको आंसर में यही लिखना है, यही सारे पॉइंट लिखने हैं। तो सर कुछ तो डिफरेंस होता होगा नीड, स्कोप्स और ऑब्जेक्टिव में। स्कोप्स की बात करें तो वो दायरे होते हैं हमारे, हम किस जब जब रीस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो रीस्ट्रक्चरिंग में कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, यानी रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या वर्किंग होती है, वो सारी के सारे हमारे स्कोप्स की कैटेगरी में आएंगे कि रीस्ट्रक्चरिंग जब हम कर रहे होंगे तो हमको क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। दूसरा, कई बार उन्हीं सारी चीजों को अचीव करने के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं, हमको कुछ जरूरत महसूस होती है तो उसको हम नीड बोल देते हैं, या फिर हम उन्हीं एस्पेक्ट्स को कई बार अपने ऑब्जेक्टिव्स बोल देते हैं। हर कोई पर्सन चाहता है कि उसके शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाए, हर कोई पर्सन चाहता है कि रिस्क कम हो जाए, हर कोई पर्सन चाहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि ग्लोबली उसकी संस्था कॉम्पिटेटिव हो जाए, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसके मार्केट शेयर बढ़े। तो जनरली ये सारे के सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं संस्था के। दूसरा, एक संस्था को बेहतर तरीके से सरवाइव करने के लिए ये सब जरूरत भी होती है, इनके बिना एक संस्था बेहतर तरीके से लॉन्ग रन में परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इनको एक तरीके से हम अपनी जरूरत, अपना नीड भी समझ सकते हैं। और क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज अचीव की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के दायरे में ये सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, या स्कोप में ये एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो एग्जामिनेशन में आपसे स्कोप के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या नीड के नाम से, या ऑब्जेक्टिव, इनमें से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बने कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द स्कोप्स, व्हाट आर द नीड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो आपका आंसर सेम रहेगा। तो कई बार 4 to 5 मार्क्स में ऐसा क्लियर कट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहला पॉइंट है कि जब जब हम नीड की बात करेंगे, स्कोप की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इनहैंस द शेयर होल्डर वैल्यू। जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। जब बेटर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, या कस्टमर बेस बढ़ेगा, या मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट्स बचते हैं वो ज्यादा बचेंगे, शेयर होल्डर्स की वैल्यूज में इंक्रीमेंट होंगे, उस संस्था के इवन दो शेयर का, क्योंकि जब किसी संस्था के प्रॉफिट्स का जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो मार्केट में जब जाते हैं तो ऑटोमेटिकली शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। यानी कि हर एक तरीके से शेयर होल्डर की जो वैल्यूज है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में हो, चाहे वो उनके शेयर के प्राइस के टर्म्स में हो, ईच एंड एवरी वे आउट से कहीं ना कहीं वो सारी चीजें बढ़ने वाली है। अगले मुद्दे की हम बात करेंगे बच्चों, डिप्लॉइंग सरप्लस कैश। डिप्लॉइंग सरप्लस कैश टू द फाइनेंस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। कई बार क्या होता है कि एक एंटिटी है जो जब स्टैंड अलोन बेसिस पर काम कर रही है, जब वो अकेली काम करती है, जब वो खुद से ही वर्क कर रही होती है, तो उसके पास कुछ लिमिटेड से प्रोजेक्ट होते हैं। फंड है भी तो हमको बस कुछ सेलेक्टेड से प्रोजेक्ट में ही लगाना, उसके अलावा हमको कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा होता है कि उस पैसे को लगाएं तो लगाएं कहां। जनरली आपने सोसाइटी में नोटिस भी किया होगा, जब एक पर्सन ज्यादा एजुकेटेड नहीं होता, कॉमर्स के फील्ड की ज्यादा जानकारी नहीं होती, मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं होती, और उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास पैसा हो, तो वो क्या सोचेगा, क्या फील करेगा, वो क्या बिजनेस करना पसंद करेगा, वो क्या बिजनेस करेगा। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, एक दूध की डेयरी खोल देते हैं, 4 से 10 भैंसे रख लेते हैं, या 10-20 गाड़ियां खरीद लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर देते हैं, या कुछ सामान मार्केट से परचेज कर लेते हैं, एक दुकान ही डाल देते हैं। वो ऐसे ही काम कई बार प्लेन एंड क्लियर वर्क को कहीं ना कहीं करेगा, और ऐसे वर्क को कोई भी कर सकता है। जिस काम को कोई भी कर सकता है, जिस काम को ईच एंड एवरी पर्सन कर सकता है, उस काम में प्रॉफिट्स भी कम होते हैं, उस काम के प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वाइप आउट हो जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्योंकि बचपन से आपने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल पढ़े हैं कि जब भी कोई काम, जब भी कोई बिजनेस, जब भी कोई एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होते हैं, तो धीरे धीरे सारे के सारे पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाते हैं, और जो पब्लिक एट अ लार्ज सेम बिजनेस करने लगती है तो उसके प्रॉफिट वाइप आउट हो जाते हैं। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ सीएस, पहले
पुराने टाइम में अच्छी खासी फीस बच्चों से ली जाती थी। धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ा, बड़ी सारी एंटिटी, सीएस प्रीति सिंह क्लासेस जैसी एंटिटीज मार्केट में आए और इन्होंने फीस कम किया। ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे करके फीस कम होने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगे, प्रॉफिट्स वाइप आउट होने लगे। तो जो ह्यूज मार्जिन्स होते थे एजुकेशन सेक्टर्स में, वो मार्जिन्स अपने आप से ही कम होने लगे। जब जब मार्जिन कम होते हैं तो फिर उस दौरान आप जितना फंड लगा रहे होते हो उतना ज्यादा आपको आउटपुट नहीं मिलता। लेकिन आपके बिजनेस में आउटपुट नहीं है तो किसी अनदर बिजनेस में तो आउटपुट मिलता होगा, किसी अनदर एक्टिविटीज में तो आउटपुट मिलता होगा। मर्जर करेंगे आप, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अपनी संस्था को मर्ज कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे अनदर एंटिटीज के साथ, तो जो आपके सरप्लस कैश है आप उनको अपने प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय दूसरी एंटिटी के हायर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो। या अगर आपके पास सरप्लस फंड है, एक तरीके से ये होता है कि फंड को आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगा रखा है जो आपको लो रिटर्न्स दे रहे हैं, उनको भी हायर रिटर्न प्रोजेक्ट्स में लगा सकते हो। दूसरी बात, कई बार हमारे पास फंड भी सरप्लस होता है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा होता, ऐसा फंड भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है। पहला पॉइंट हमने बात करा इनहैंस शेयर होल्डर वैल्यू। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ती है। दूसरा, सरप्लस कैश को हम प्रॉपरली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाते हैं। तीसरा है रिस्क रिडक्शन बाय डाइवर्सिफिकेशन। टर्म थोड़ा सा टेक्निकल है, घबराने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत सुना होगा आपने। डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि अपना सारा का सारा पैसा एक जगह ना लगा करके जब अलग अलग सेगमेंट्स में आप लगाते हैं तो उसे बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन। फाइनेंस का फंडामेंटल कहता है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। आप सारी की सारी रिसोर्सेज को एक जगह पर ना लगाएं, एक जगह पर ना रखें। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह पर किया और उसी जगह पर अगर लॉस हो जाता तो सारा का सारा आपका कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। बेहतर है आप 10 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाओ, अगर एक दो प्रोजेक्ट में लॉस भी देखने को मिलता है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहेगी। सेम वे इनका कहना है कि जब हम स्टैंड अलोन बेसिस पे काम कर रहे हैं तो लॉसेस में जा सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जब दो एंटिटीज कंसोलिडेट होकर के काम कर रही हैं तो हो सकता है उनकी जो एक्टिविटीज की वजह से रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, क्योंकि दोनों एंटिटीज के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़े सारे प्रोडक्ट होंगे और कुछ प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहे होंगे तो कुछ प्रोडक्ट आपको लॉसेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। मे बी पॉसिबल तो सारे के सारे प्रोडक्ट से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। हैंस वी कैन से दैट कि वहां पर आपका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मान के चलो एक ही प्रोडक्ट है आपके पास और वही आपको लॉस दे रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी आपकी। अगले मुद्दे की बात करूं बच्चों, नीड एंड स्कोप की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज, जब जब हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो कई बार हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप होती है। दैट मीन्स हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी को ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन वर्क होता है वो बहुत बेहतर होता हुआ चला जाता है। दैट मीन्स आपको सपोर्ट मिलता है, आपको बेहतर मैनेजमेंट मिलता है, बेहतर टेक्नोलॉजी मिलती है, बेहतर मार्केट शेयर मिलता है, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, तो आप पैसा खर्च करते हो और अपना जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में ऐसा इंप्रूवमेंट कर देते हो कि शायद ही आपको उस प्रोडक्ट के मामले में कोई दूसरा पर्सन टक्कर दे पाए। तो आपके प्रोडक्ट का जब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है, उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो आपका मेन एरिया है, जो आपकी प्रोडक्ट लाइन, जो आपका प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर डेवलप हो रहा होता है। दूसरा, कई बार आप छोटे लेवल पर काम करते हो, स्मॉलर लेवल पर काम करते हो, तो आपको बड़े सारे वर्क खुद ही करने पड़ते हैं। डाइवर्सिफाइड रहते हो आप, डिस्ट्रैक्ट रहते हो डिफरेंट वर्किंग में, और उस दौरान क्या होता है कि मैनेजमेंट का काम भी आप ही कर रहे हो, मार्केटिंग का काम भी आप ही कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलप करने का काम भी आप ही कर रहे हो। तो समस्या क्या आती है कि कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केटिंग की टीम अलग है तो वो मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज होगा,
मार्केटिंग का काम बेहतर करेगा, प्रोडक्शन की टीम अलग है तो प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। सब अपने अपने वर्क में एक्सपर्टाइजेशन रख पाएंगे अगर बड़े लेवल पर काम हो रहा है। छोटे लेवल पर काम हो रहा है, एंटिटीज स्टैंड अलोन बेसिस पे काम करती हैं, तो किसी भी फील्ड में कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं हमें कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है, और वो पॉसिबल है किसके थ्रू? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। अगले मुद्दे की बात करें, obtain tax advantage by merging a loss making company with a profit making company। बच्चों, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पर टैक्स जब पढ़ाया जाता है तो आपको सिखाया जाता है कि हम क्लबिंग जैसे प्रोविजंस की बात करें, या सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड जैसे प्रोविजंस की बात करें, तो जनरली एक चैप्टर में करा दिया जाता है क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड। तो वहां पर कई बार जो सेट ऑफ जो प्रोविजन हम पढ़ते हैं तो उधर हमको सिखाया जाता है कि कैसे अगर हमारी एंटिटी एक बिजनेस हमारा लॉस दे रहा है, दूसरा बिजनेस हमारा प्रॉफिट दे रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट और लॉस आपस में ऑफसेट कर दिया जाएगा। एक एंटिटीज में लॉसेस बढ़े हैं, दूसरी एंटिटीज में आपके प्रॉफिट्स हैं, तो जो प्रीवियस लॉसेस हैं आपको प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। इन दैट पर्टिकुलर केस आपके ऊपर टैक्स कम इंपोज होगा। इन्होंने बोला अगर किसी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए तो लॉस का टैक्स में एडवांटेज आपको मिल जाता है और आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को काफी कम टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू टैक्स एडवांटेज भी ले सकते हैं। अगले मुद्दे की बात करें, एबल टू अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट बेटर इंफॉर्मेशन। able to adopt and implement better information technology in the various activities of the company। कंपनी की जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं उनमें आप बेहतर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लगा पाते हो। जब हम छोटे लेवल पर काम करते होते हैं तो आईटी की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, आईटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको उतना बेहतर हम डेवलप नहीं करते या नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट चीज रेशो भी देखना पड़ता है। रिसोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका बेनिफिट कितना मिलेगा या हम कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, उन सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। बट जब बड़ी एंटिटी की बात करते हैं तो एक बेहतर आईटी टेक्नोलॉजी को भी हम इंप्लीमेंट कर पाने की कैपेबिलिटी में होते हैं। दूसरा, बड़ी एंटिटी मर्जर के बाद वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भी हो सकती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब हम मिलकर के साथ में काम करते हैं तो सिनर्जी बेनिफिट या सिनर्जी एडवांटेज भी मिलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी काफी कम हो जाती है, ये पॉइंट हमने कहीं ना कहीं पहले भी डिस्कस किए थे। ऑपरेशंस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ने का जब भी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे घर में चपाती बनती है, 4 चपाती बन रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेज होगा। लेकिन जैसे बहुत बड़े लेवल पे जब मशीन से चपाती बनती है, जैसे कि गोल्डन टेम्पल में एक चपाती मेकिंग आपका बेसिकली मशीन है, तो उससे सेकंडों में मिनटों में बड़ी सारी चपाती बनती रहती है। अगर उनको वैसी मैनुअली बनवाया जाए तो उस टाइम पे कुछ जलेंगी, कुछ खराब होंगी, कुछ बेकार होंगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। वहां पर क्या, जब भी जरूरत होती है तो बटन दबाओ, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आकर के बन रही होती हैं और ह्यूज पर्सन को खाना खिलाया जा सकता है। तो जब जब हम बड़े लेवल पर काम करते हैं तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ड्यू टू द कॉस्ट कटिंग एंड वैल्यू एडिशन ब्रिंग एन एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। और जब जब हम मर्जर के थ्रू, जब जब हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू, जब जब हम एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी को कंसोलिडेट करने की वजह से हमारी काफी कॉस्ट कम हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं और वैल्यू एडिशंस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट बेहतर हो जाते हैं, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज गेन कर पाते हैं। यहां तक के पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, यहां तक के हम पॉइंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे नीड एंड स्कोप और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। जल्दी से मेरे को बताइए बेटा, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो डाउट टाइप करें। अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से ऑल क्लियर टाइप करें या क्लियर टाइप करें, जल्दी से बताइए। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम, मोटिव बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। मोटिव बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। आईटी में बेसिकली होता क्या है कि बेटा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे लेवल पर कई बार क्रिएट नहीं हो पाता।
जैसे ऑनलाइन बिलिंग करना है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पैकेजेस लगाने, ईआरपी पैकेजेस लगाने, जिनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। एंटिटी छोटी है तो फिर वो क्या करेंगे, छोटे मोटे लेवल पर काम करेंगे, टेली में काम करेंगे, तो उतना स्कोप ना बेहतर नहीं हो पाता आईटी का, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आप देखें, आप एसबीआई की बात करें या पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या स्टेट बैंक ऑफ सिंडिकेट बैंक की बात करें या कैनरा बैंक की बात करें, इन सारे बैंक का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, एक जगह आपने पैसे जमा करे, दूसरी जगह जाकर के आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। यानी आईटी कैपेबिलिटी ऐसी है कि न तो कोई फ्रॉड हो सकता है और कोई भी किसी भी टाइम पर घर बैठे ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, क्योंकि साइज बड़ा है। लेकिन मान के चलो कोई छोटा मोटा मनी लेंडर है, 10-20-50 लाख रुपए उधार देता है पब्लिक को, तो इतना बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट नहीं करवा सकता, क्योंकि समस्या उसके साथ है, क्योंकि उस दौरान वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर इतना पैसा खर्च करेगा भी तो उसका एडवांटेज थोड़ी ना उसको मिलने वाला। जितना पैसे वो उधार देने वाला उससे ज्यादा, उससे कई गुना तो आईटी में ही खर्च हो जाएंगे। तो कई बार ये हमारी एक लिमिटेशन बन जाती है कि छोटे लेवल पर हम बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते ड्यू टू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हम बेहतर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करते जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है अभी? अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगले मुद्दे की तरफ हम बढ़ते हैं, मोटिव बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। मोटिव बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो इनका कहना है कि जब जब मोटिव्स की बात करें, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग को करने के पीछे क्या मोटिव्स होता है, क्या रीजंस होते हैं, तो मोटिव्स को आपकी स्टडी ने दो कैटेगरी में बांटा है। हालांकि वही सारी बातें मैं अगेन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको मोटिव्स के तौर पे पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो हमेशा आप इसे इसी तरीके से एक्सप्लेन करें कि मोटिव को बेसिकली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, फाइनेंशियल मोटिव या अदर मोटिव्स। फाइनेंशियल मोटिव्स में हम क्या देखेंगे, या तो हमारी रिस्क कम हो रही है, रिस्क रिड्यूस हो रही है, या फिर हम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ के आना चाहिए, एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए। ऐसे कुछ मोटिव से कहीं ना कहीं हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। या फिर हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स को, असेट्स की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं फाइनेंशियल मार्केट को एक्सेस, दैट मीन्स स्मॉलर लेवल पर कई बार हमको फाइनेंशियल मार्केट से फंड उतना नहीं मिल पाता, असेट्स को हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, लेकिन बड़े साइज होने पर हम सारी की सारी असेट्स की वैल्यू को भी कहीं ना कहीं मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उन्हें यूटिलाइज कर पाएंगे प्रॉपरली, और फंड का कलेक्शन हम फाइनेंशियल मार्केट से भी इजीली कर पाएंगे। टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं अगर हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपटीशन को भी एलिमिनेट काफी हद तक कर सकते हैं। यानी हमारे कॉम्पिटिटर हमारे सामने सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ मोटिव होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल मोटिव्स में आ जाते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे मुद्दे हम अभी बहुत ही ब्रॉडली धीरे धीरे करके डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सारे मुद्दों पे हमको बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बट फैक्ट है, अगर मोटिव्स के तौर पर पूछा जाए तो एक तो हम रखेंगे फाइनेंशियल मोटिव्स, दूसरा रीस्ट्रक्चरिंग के अदर मोटिव्स की बात करें, हम अपने मार्केटिंग जो एरिया है उसे हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, अलाउ करना चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट को करना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं, तो भी हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं। सिनर्जेटिक एडवांटेज लेना चाहते हैं तो भी हमको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है। और किसी पुरानी कंपनी को, सिक कंपनी को जो फाइनेंशियली बीमार चल रही है, लॉसेज आ रहे हैं, उसे रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं, तो उसे फाइनेंशियली हेल्दी कंपनी के साथ मर्ज करके भी कहीं ना कहीं हम मर्ज करने का भी हम प्रयास करेंगे, और ये सारी चीजें हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में करेंगे। फाइनेंशियल हेल्दी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसे टैक्स में एडवांटेज मिलेंगे, और साथ ही साथ जो सिक कंपनी है उसे हम रिवाइव कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि जो एंटिटी, जो संस्थाएं बैंकरप्ट होती हैं, जिनके पास फंड की ह्यूज कमी होती है, एक तरीके से इंसॉल्वेंट हो चुकी होती हैं, उन एंटिटीज को भी
बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने के लिए या तो उसकी बैंकरप्ट पोजीशन को बेहतर बनाया जाए या फिर उसे इंसॉल्वेंट करा के बंद कर दिया जाए। इन सारे के सारे एस्पेक्ट से भी कहीं ना कहीं हम ये सारे के सारे एस्पेक्ट में भी कहीं ना कहीं हम रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं। तो क्या मोटिव्स होते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के? तो दो कैटेगरी में बांटेंगे, फाइनेंशियल और अदर। तो इसमें से फाइनेंशियल में जो पॉइंट मेंशन कर सकते हैं वो रिड्यूस द रिस्क, इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंप्रूव एक्सेस टू द फाइनेंशियल मार्केट, टैक्स एडवांटेज लेना, कंपटीशन को खत्म कर देना, और साथ ही साथ जब हम अदर्स की बात करेंगे, एक्सपेंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करना, सिनर्जेटिक एडवांटेज लेना, और सिक कंपनीज को एक तरीके से रिवाइव करना, और जो बैंकरप्ट एंटिटीज हैं उनको बेहतर बनाने का प्रयास करना, या फिर उन्हें अगर वो बेहतर नहीं हो सकती तो उनको इंसॉल्वेंट करने का प्रयास करना। तो मैंने आज की क्लास में बच्चों आपको पॉइंट नंबर 4 तक कवर कराया। इससे अगले कंसेप्ट, इसे रेस्ट कंसेप्ट, बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अगेन मैं आप सारे बच्चों को बोलना चाहता हूं कि इस टाइप से जब भी आपने स्टडी करनी है तो प्रोफेशनल में खास करके आपको स्टार्टिंग से ही वो सारे नोट्स, वो सारे शॉर्ट नोट्स क्रैक्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपका वैदिक टेक्निक होती है। चीज़ें रिटेन ज़्यादा रहती हैं, लर्न ज़्यादा रहती हैं, और एग्जामिनेशन के लिए राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहती है। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे बच्चों, और यहाँ तक हमने डिस्कस किया। इससे नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास से ही कवर करेंगे। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। पॉइंट नंबर 4 मोटिव बिहाइंड द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तक हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।